चलिए, जहां तक हुआ है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कितना पॉइंट लिखे थे देख के बताइए। आगे हेडिंग दिया जाए, 5 पॉइंट लिखे थे ना, ठीक। तो वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग दिया जाए आइंस्टीन के, आगे हेडिंग देंगे जहां तक हुआ था आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण या करके एक और लिखिए, लिखेंगे आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है 8 बजे वाले ने सब बात तो एक ही बात हो गया बालक। तो ध्यान देंगे, ये आया है आपके एग्जाम में अभी टेस्ट वाले में, ठीक है। तो आप प्रकाश विद्युत समीकरण भी कह सकते हैं या प्रकाश विद्युत का व्याख्या भी कहा जा सकता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखिए मत, सुनिए, सब लिख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन, ये भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, सवाल ये है कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ लिए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? आइंस्टीन। और ध्यान देंगे, इसमें जो समीकरण निकालेंगे उसका नाम है प्रकाश विद्युत का समीकरण, जो आपके टेस्ट में भी आया हुआ है। लास्ट में लिखवाया जाएगा कि ये प्रकाश विद्युत का समीकरण है। तो याद रखें है, प्रकाश विद्युत का समीकरण कहां से निकल के आएगा? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से निकल के आएगा। इसको प्रकाश विद्युत का प्रभाव कहा जाता है। कोई दिक्कत वाले? चलिए, लिखना होगा, इसमें लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की लैंग्वेज लिखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार प्रकाश फोटॉन से, इसके अनुसार प्रकाश फोटॉन से इसके अनुसार प्रकाश फोटॉन से बना होता है, जिसकी ऊर्जा होती है। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइट है, ठीक है, इट इज अ बंडल ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन।
फोटोन के बारे में आपको लाइट में भी बताया था कि छोटे छोटे कणों के समूह को फोटोन कहा जाता है और इस सबके पास ऊर्जा होता है। कितना ऊर्जा होगा, ठीक है, तो वहां भी बताए थे, यहां भी एक बार समझ लीजिए। ये ऊर्जा होता है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, इतना ही ऊर्जा होता है फोटोन के पास। अब सवाल ये है कि सर इसमें H क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में कि H जो है प्लांक नियतांक है, ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मैक्स प्लांक का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था 1901 में। अब इसमें H क्या है तो लिखेंगे कि ये प्लांक नियतांक है, प्लांक का नियतांक है, और ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और मात्रक जूल सेकेंड होता है। इसको 6.63 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में। और न्यू क्या होगा, तो ये आवृत्ति हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको। तो आप लिख लीजिए तो यहां तक। हो गया बालक, लिखा जाए इसके नीचे। जब फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है, जब फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा को, टक्कर होता है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा को, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर, इससे उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जब फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है एवं इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाता है, एवं इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाता है, एवं इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम वेग, यदि फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम वेग भी तथा कार्यफलन, महत्तम वेग भी तथा कार्यफलन फाई हो तो, तथा कार्यफलन फाई हो तो, तथा कार्यफलन फाई हो तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, फाई हो तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, और डैश दे दीजिए। अब देखिए आप जो लिखे हैं इसको थोड़ा समझना होगा वाला, क्या हम लोग लिखे हैं थोड़ा समझिए, ध्यान देंगे वाला। आपको डायग्राम बना के बताया गया था कि मान लीजिए किसी धातु के सतह में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद तो नहीं निकलता है, इसको ऊर्जा देना पड़ता है, वो भी आप बोलेंगे फोटोन के टर्म में। तो एक काम कीजिए, जो सूर्य का प्रकाश है इसको हम क्या कर देंगे, इस पर आपतित करा देंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा कितना होता है, E इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा ना जी। अब इसमें क्या होगा कि E हो गया, E प्रकाश क्या है, तो ये सब फोटोन है, E कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच टक्कर होगा तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। और E ऊर्जा क्योंकि आप लिखे हैं और पीछे भी पढ़ाया गया था कि इट इज द बंडल ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन,
ये छोटे छोटे कणों का समूह होता है जिसको फोटोन कहा जाता है, और ये सब अपने साथ इतना एनर्जी लेके चलता है। ठीक है, तो जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगा। आपको लाइट पढ़ाते समय हमने बताया था कि धूप में अपना हाथ बाहर निकाल दीजिए, तो देखिएगा कुछ समय के पश्चात इसमें जलन होने शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश इससे टकराया तो जितना ही फोटोन देख रहे हैं जो एनर्जी लेके चल रहा था, सब जब टकराता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है। ये ऊर्जा दे दिया, और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जब ऊष्मा यहाँ पर होता है तो आपको जलन जैसा फील होता है, बोलते हैं सर हाथ जल रहा है मेरा। तो हाथ क्यों जला? क्योंकि फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर दिया आपके हाथ को। क्लियर है वाला? तो यहाँ पर हमें किसको एनर्जी ट्रांसफर करने वाले? इलेक्ट्रॉन को, तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसे तो निकलेगा नहीं। तो हमें याद कीजिए कल एग्जाम्पल लिए थे, इसको हटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिए थे कि मान लेते हैं कि ये 100% है या 100 जूल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास पहले से कितना एनर्जी था? 20 जूल। और आपसे कहा गया कि सरफेस बैरियर मतलब कि धातु का सतह कहता है कि 50 जूल एनर्जी होगा तभी हम इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, इसे नहीं जाने देंगे। तो अब बताइए कि इसको कम से कम कितना ऊर्जा और चाहिए बाहर निकलने के लिए? 30 जूल चाहिए, क्योंकि 20 तो पहले से है, 30 जूल चाहिए। तो वही 30 जूल को क्या कहेंगे? कार्यफलन। पढ़ाए थे ना कार्यफलन। तो याद रखेंगे कि सर जितना ऊर्जा का और आवश्यकता है इसको बाहर निकलने के लिए, वही न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, आप 100 में से काम कीजिए, 30 जूल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत बालक? तो आप कितना यूज किए? 100 में से 30, अभी कितना बचा हुआ है? 70। तो 30 जैसे ही मिलेगा तो ये हो गया 50, और तुरंत 50 लेके कहाँ निकल जाएगा? बाहर। अब आपसे पूछा जाएगा कि अभी ऊर्जा बचा हुआ है, तो बिल्कुल बचा हुआ है। कितना भाई? तो आप कहिएगा कि सर इसमें से इसको घटा दीजिए ना, 100 में से इसको घटा दीजिए 30 को, 50 मत घटा दीजिएगा, क्योंकि आप 30 यूज किए हैं। तो आप कहिएगा कि सर 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचा हुआ है? 70। अभी 70 जूल का एनर्जी लेके ही तुरंत भागना चालू करता है v वेग से। बताए थे कि जितना ऊर्जा यूज कर लिया, उससे जितना ऊर्जा यूज किया उससे ही बाहर निकलता है, और जो ऊर्जा अभी बचा हुआ है जो इसके पास है उससे क्या करेगा? ये अपना गति बढ़ा लेता है, और गति के कारण कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए महत्तम गतिज ऊर्जा कितना होगा? महत्तम गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो आप कहिएगा महत्तम गतिज ऊर्जा ई होगा hν माइनस 5। ध्यान समझिए वाला, ध्यान समझिए थोड़ा सा। महत्तम गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो hν माइनस 5। आप महत्तम गतिज ऊर्जा इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि सर ½ लिख देगा, तो बिल्कुल लिख दीजिए। और ये कितना होगा? तो आप कहेंगे hν माइनस 5। अब सवाल ही सर ई कहां से आ गया? तो अभी तो आप बोले थे कि प्रकाश के पास कितना ऊर्जा है? E, और E इक्वल टू hν, इसी को ना 100 माने थे, और आप कार्यफलन कितना? 30 यूज किए थे, तो अभी कितना बच गया है जिसको प्राप्त करके वो दौड़ेगा? तो आप कहिएगा कि सर ये हटाइए ना 100, 30 तो माने थे, मेन फॉर्मूला तो यही है। तो आप कहिएगा कि hν में से 5 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। समझ में आ रहा वाला? तो आप क्या किए कि इस hν में से 5 को घटा दिए, मतलब 100 था, 30 था, तो रिजल्ट क्या होगा? 70। मतलब 70 जूल का एनर्जी प्राप्त करके इसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा, महत्तम गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत इसको समझने में बालक? क्यों घटाए हैं? क्योंकि ये ऊर्जा टोटल है, और ये कार्यफलन जितना आप यूज किए हैं, तो हम टोटल में से ये घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना ऊर्जा लेके हम दौड़ लगाए हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाया है। चलिए, तो इसको हम एक समीकरण का नाम दे देंगे। पीछे कितना था? 1 था ना, पीछे 1 था, तो ये हो जाएगा 2। लिख लीजिए इसको लिखिए तो बात।
हो गया। हमको ये बताइए कि इसमें फाई क्या है, कार्यफलन क्या होता है। एक तरह का ऊर्जा है, तभी ना कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो याद रखेंगे ये भी एक तरह का ऊर्जा ही है, क्योंकि ये भी आप जूल में ही लिखे थे, याद कीजिए, अभी पीछे ही लिखे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए, लिखेंगे इसके नीचे बोल दे रहे हैं, लिखेंगे यदि देहली आवृत्ति, पढ़ाए थे देहली आवृत्ति, यदि देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो, यदि देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्यों सर? ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो कार्यफलन भी ऊर्जा है और इसका भी एच न्यू होना चाहिए, तो न्यू नहीं लिख के न्यू नॉट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इसी का नाम देहली आवृत्ति है। और आपको बताया था देहली आवृत्ति क्या होता है, तो न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति पर कोई धातु अपने स्वतः से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब मानिए कि डायग्राम है, तो लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम तबे यहां से जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब प्रकाश का आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो, मतलब जो लाइट हमारे ऊपर आ रहा है उसका आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो, और आप कहेंगे ना हम जो भेज रहे हैं वो 5 हर्ट्ज है, तो निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। रीजन ये कह रहा है कि हमको कम से कम इतना आवृत्ति का प्रकाश चाहिए निकलने के लिए, तो यही आपका देहली आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, जितना आवृत्ति का प्रकाश न्यूनतम हो निकलने के लिए, वही आपका देहली आवृत्ति। मतलब आपका प्रकाश का आवृत्ति या तो इतना ही होना चाहिए या तो इससे अधिक होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेरा देहली आवृत्ति हो गया। तो जिस आवृत्ति पर कोई इलेक्ट्रॉन स्वतः से निकलेगा, वही प्रकाश का आवृत्ति क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति कहलाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो न्यू नॉट से लिखेंगे। अभी वैल्यू को यहां रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए इसके नीचे हम लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, तो ये वैल्यूज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बालक? ये हो जाएगा ½ mv²। ठीक है, ये क्या है? तो महत्तम गतिज ऊर्जा, याद रहेगा ना जी, महत्तम गतिज ऊर्जा है। ये कितना होगा? h न्यू और h न्यू नॉट, इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं जी, h। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा महत्तम गतिज ऊर्जा, इसको हटा दे रहे हैं। ये हो जाएगा महत्तम गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा ½ mv² इक्वल टू कितना? h कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। समीकरण कितना? 4। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो जय, जिनका टेस्ट है चले जाइए। खुश रहो, खुश रहो। आगे बढ़ा दे। तो यही निकालने के लिए आपके टेस्ट में अभी आया हुआ है। बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 आइंस्टीन का, जय जिनका टेस्ट है जाइए। लिखेंगे समीकरण 2 तथा
4 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का आवश्यक व्यंजक है। प्रकाश विद्युत समीकरण का आवश्यक व्यंजक है। तो यही आपके टेस्ट में आया था ना जी अभी लिखने के लिए कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिख है, तो यही तक आपको लिखना था। चलिए कोई दिक्कत वाला यहां तक। अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और याद रखिएगा ये टॉपिक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है फोटोन या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत आपके एग्जाम में लघुत्तरीय में रहेगा, पूछा जाएगा फोटोन क्या है, इसके गुणों को लिखें, तो एक एक करके हमको समझना होगा। अच्छा फोटोन पे बात पहले भी हो चुका है, लाइट में भी पढ़े थे, पीछे भी पढ़ चुके हैं। फोटोन क्या है, तो सर छोटे छोटे कणों के समूह को फोटोन कहा जाता है और ये अपने साथ ऊर्जा लेके चलता है, कितना E=h²। क्लियर है? कौन बताया था? तो मैक्स प्लैंक बताए थे, उन्हीं के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। तो हेडिंग दिया जाए विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत या फोटोन। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत या फोटोन, इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और फोटोन हो गया बालक। चलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरी के लिए याद रखेंगे। अब लिखना होगा इसके बारे में, लिखेंगे मैक्स प्लैंक ने, यहां लिख दे रहे हैं मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण कणिका के रूप में, प्रकाश का संचरण कणिका के रूप में होता है। कणिका मतलब क्या होता है? छोटा छोटा कण। कणिका के रूप में होता है, कणिका के रूप में होता है तथा प्रकाश कणिका के रूप में होता है तथा प्रकाश विकिरण की प्रत्येक कणिका के साथ, तथा प्रकाश विकिरण की प्रत्येक कणिका के साथ ऊर्जा का वहन करता है। प्रत्येक कणिका के साथ ऊर्जा का वहन करता है, ऊर्जा का वहन करता है, ऊर्जा का वहन करता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके अतः हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे
कणों के समूह को, अतः हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कणों के समूह को, छोटे छोटे कणों के समूह को या बंडल को, छोटे छोटे कणों के समूह को या बंडल को, या बंडल को फोटॉन कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के समूह को या बंडल को फोटॉन कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है? याद रखेंगे, फोटॉन का जो ऊर्जा होगा इस समानुपाती होगा किसका? तो आवृत्ति का, प्रकाश की आवृत्ति का। अब सवाल ये है कि सर ये समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो ये कौन सा मतलब नियतांक लेंगे? तो प्लांक का नियतांक लेंगे। ठीक है, तो ये जब हटेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा h, तो ये हो जाएगा E = h न्यू, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर आपको लिखना है कि h क्या है? तो प्लांक नियतांक, अभी आया था पीछे भी एक प्लांक नियतांक, और इसका वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिखे तो। और न्यू है, इसको भी लिख लेंगे, विकिरण की आवृत्ति है, लिखिए इसको। हो गया वाला, न्यू भी लिख लीजिएगा। न्यू बराबर विकिरण की आवृत्ति, न्यू बराबर विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति। कोई दिक्कत वाला क्या यहां तक? अब ये समीकरण 1 क्या है? तो फोटॉन का ऊर्जा का व्यंजक है, लिख लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 फोटॉन की, समीकरण 1 फोटॉन की ऊर्जा का, फोटॉन की ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है, फोटॉन की ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार याद हो जाना चाहिए आपको कि h होता है वाला। चलिए नोट में लिखा जाए, प्लांक नियतांक का नोट कर लीजिएगा। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो हमको ये बताइए कि जब E = h न्यू तो h = क्या होगा? तो E/ν हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब E = h न्यू है तो h ही ना प्लांक नियतांक है, h निकालिएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब आपने बोला कि सर एसआई मात्रक निकाल लेते हैं, एसआई मात्रक। तो ध्यान देंगे H = ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक सेकेंड इनवर्स 1 होता है। जब इस सेकेंड इनवर्स 1 ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इतना हो जाएगा जूल सेकेंड। अब विमीय सूत्र रहा, विमीय सूत्र, तो H बराबर ऊपर इससे निकाल लीजिए या इससे भी निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे इसी से निकाल लिया जाए, ml² T−2, और नीचे क्या है? T−1 है, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ml² T−2 +1। जब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो पावर में हम जोड़ देंगे, तो -2 में से 1 घटा दीजिए, तो ml² T−1।
लिख लेंगे वाला। हो गया वाला। चलिए अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटॉन का गुण है, तो हेडिंग दिया जाए फोटॉन के गुण। फोटॉन के गुण, फोटॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। फोटॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। हो गया वाला। तो एक एक करके सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे। लिखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 1 में, निर्वात में फोटॉन प्रकाश के वेग से गति करता है। निर्वात में फोटॉन प्रकाश के वेग से गति करता है। प्रकाश के वेग से गति करता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। गति करता है। हो गया वाला। 2 नंबर में लिखा जाए, फोटॉन विद्युत उदासीन होता है। फोटॉन विद्युत उदासीन होता है। फोटॉन विद्युत उदासीन होता है। 3 नंबर में लिखेंगे, फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर, फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर, फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगले पॉइंट में लिखा जाए, फोटॉन सरल रेखा में गमन करता है। फोटॉन सरल रेखा में गमन करता है। फोटॉन सरल रेखा में गमन करता है। अगले पॉइंट में लिखा जाए, सामान्य आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के लिए, सामान्य आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के लिए फोटॉन की ऊर्जा, सामान्य आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के लिए फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग एक समान होता है। फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग एक समान होता है। एक समान होता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे, फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है। अब देखिए कितना होगा, तो E = h न्यू और एक होगा E = hc/λ। अब सवाल ये है कि सर E क्या है, तो ध्यान देंगे जो आवृत्ति है ये c/λ होता है, तो यहां पर आवृत्ति हटा के c/λ रख दिया गया है। इसको लिख लीजिए। हो गया वाला। कितना 6 पॉइंट हुआ ना। 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, फोटॉन का संवेग होता है,
फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का संवेग होता है, हटा इसको, देखिए कितना होगा संवेग, तो P इक्वल टू ई अपॉन सी होगा, तो E इक्वल टू एच न्यू होगा और C एच सी को अलग रखिए, और अभी आप बोलेंगे न्यू क्या होगा, C अपॉन लेमडा, तो ये दोनों कैंसिल, तो P इक्वल टू कितना मिल गया, E अपॉन सी भी मिल गया, H न्यू अपॉन सी भी मिल गया और H अपॉन लेमडा भी मिल गया। लिख लीजिए। बोला जाए। चलिए अगले पॉइंट में बात करेंगे। फोटोन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, फोटोन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई आवेश ही नहीं है, आवेश रहेगा तब ना कोई आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, इसके पास तो कोई आवेश नहीं है, तो याद रखेंगे किसी क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। गामा जैसा एकदम मजबूत होता है, गामा याद है ना, गामा किरण पड़े उसमें भी कोई आवेश नहीं होता है, तो याद रखेंगे गामा भी विचलित नहीं होता है, अब फोटोन भी विचलित नहीं होता है। गामा भी प्रकाश के वेग से चलता है और ये भी प्रकाश के वेग से ही चलता है। अगले पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति माध्यम, एक माध्यम से, फोटोन की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, फोटोन की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है, दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलता है। आपको लाइट में भी पढ़ाए थे, याद है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब बदल जाएगा, एक ही नहीं बदलेगा, कौन, आवृत्ति। तरंग का लंबाई बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगा, लेकिन एक ही नहीं बदलता है जिसका नाम है आवृत्ति। क्लियर है वाले? चलिए 9 पॉइंट हुआ ना, 10 नंबर पॉइंट में लिखा जाए। 10 नंबर पॉइंट में लिखेंगे आइंस्टीन के गतिमान कणों का द्रव्यमान, आइंस्टीन के गतिमान कणों का द्रव्यमान होता है, आइंस्टीन के गतिमान कणों का द्रव्यमान होता है, आइंस्टीन के गतिमान कणों का द्रव्यमान होता है, हो गया वाला, ये होता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब आइंस्टीन का कथन ये है कि जब कोई कण है काफी ज्यादा गति में होता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, तो बदलेगा किस फॉर्मूला से, तो इसी फॉर्मूला से लिख लीजिए m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हो गया वाला, यहां लिखेंगे इसके नीचे जहां m नॉट बराबर, जहां m नॉट बराबर कण का विराम द्रव्यमान, विराम कण का विराम द्रव्यमान, विराम मतलब जब नहीं चल रहा था तब का द्रव्यमान, और v बराबर कण का वेग, v बराबर कण का वेग, c बराबर प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और m बराबर गति के दौरान, m बराबर गति के दौरान द्रव्यमान,
कण का द्रव्यमान, गति के दौरान कण का द्रव्यमान, गति के दौरान कण का द्रव्यमान। कोई दिक्कत बालक? चलिए, तो टोटल कितना गुण हुआ? 10। तो आपको कम से कम 5 लिखना होगा, ठीक है, एटलीस्ट 5 आपको एग्जाम में लिखना होगा। कब? जब लघु उत्तरीय में दे दे तब, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फोटोन के गुण को लिखें। अगर पूछ दिया कि फोटोन क्या है, इसके गुणों को लिखे, तो परिभाषा के साथ लिखना है, जो निकाले ना समीकरण 1, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा। बस यहीं पे रोकते हैं। चलो जी, बंद कर दो इसको।